हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे हम थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली थ्योरी जो है वो वर्नर्स थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? वर्नर्स थ्योरी। वर्नर जो थे 1893 में इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें जो एक एग्जांपल्स आता है जो वर्नर थ्योरी को सपोर्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CO NH3 का होल 4, OH का होल ट्वाइस का होल थ्राइस, Br6। ये हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है इसमें OH जो है ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, सारे के सारे मेटल आयन जो है सिक्स सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़े हुए हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कितने OH ग्रुप, COH ग्रुप हैं, COOH या फिर CONH3। तो यहाँ पे देखें एक मेटल आयन के पास इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 4 यहाँ भी हो गए और 4 यहाँ हो गए, तो ये 12 हो गए। और अगर यहाँ पे बात करें तो इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे COH ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6, 8, 10, 12, तो ये भी 12 है। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। कंपाउंड में जनरली 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ metal ion. It is equal to the oxidation state of metal ion. It is ionizable. प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल। वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो 2 तरीके की होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के बराबर होती है और ये आयनाइजेबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है ऑफ मेटल है। और ये आयनाइजेबल होती है, पर सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज लिगेंड, and it satisfied by negative as well as neutral ligand। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये डायरेक्शनल ही नेचर होती है एंड डिफाइन ज्योमेट्री ऑफ। है हमारे पास CONH3 का होल 6 Cl3, एक है हमारे पास CONH3 का होल 5 Cl2। ये 2 एग्जांपल है। अगर इनका हम स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, हमें पता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंटेन करेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें ये जो NH3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होगी और ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
मेटल आयन, अब CO NH3 का होल 6, यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ 3 Cl माइनस आएगा, प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। यहाँ पे देखा जाए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, NH3 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 NH3, ये कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 3 प्लस 3 Cl माइनस। अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस केस में दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स की, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम करेगा। वैलेंसी, और ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी की तरह का NH3 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 Cl 2 प्लस 2 Cl माइनस। यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, और जब Cl के साथ बनाएंगे तो एक इसको डॉट 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 करके दिखाते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो करेगा, इसीलिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बेसिक था एविडेंस ऑफ वर्नर थ्योरी, एविडेंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो एविडेंस ऑफ वर्नर थ्योरी में जब देखेंगे हम तो पहला आता है रिएक्शन विद AgNO3, और इसको भी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं CO NH3 का होल 6 Cl3। एविडेंस ऑफ वर्नर थ्योरी में प्रेसिपिटेशन मेथड आता है। दूसरा हो सकता है CO NH3 का होल 5 Cl2, CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl, और क्या हो सकता है CO NH3 का होल 3 Cl3 आयनाइज हो जाता है CO NH3 का होल 6 3 प्लस 3 Cl माइनस एक्वस एक्वस। यहाँ पे भी जब ये आयनाइज होगा तो किस फॉर्म में रहेगा, CO NH3 का होल 5 Cl 2 प्लस 2 Cl माइनस, ये भी एक्वस ये भी एक्वस। यहाँ पे देखेंगे तो CO NH3 का होल 4 Cl2 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और यहाँ पे तो आयनाइज ही नहीं होगा। अब इसके अंदर अगर हम AgNO3 डाल दें, AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 AgCl का PPT आएगा। यहाँ पे जब हम डालेंगे AgNO3 तो 2 AgCl PPT आएगा, और यहाँ पे डालेंगे तो 1 PPT, और यहाँ पे नो PPT। तो ये बताता है कि यहाँ पे जो आयनाइजेबल हैं, जो केवल प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम कर रहे हैं, वो आयनाइजेबल होते हैं और उनका PPT आ जाता है। तो ये एक टाइप का एविडेंस हो गया, और जिसमें जो लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम करते हैं वो नॉन आयनाइजेबल तो होता है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO NH3 का होल 6 Cl3, CO NH3 का होल 5 Cl2, CO NH3 का होल 4 Cl2, Cl, CO NH3 का होल थ्राइस Cl3। हम दोनों में देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक तो ये मिलेगा और 3Cl माइनस बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो 4 आएंगे। यहाँ पे देखें तो 2Cl और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमारे पास 3 आएंगे। यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे एक ही होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा है तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और इसमें देखा जाए सबसे कम होगा। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, चार्ज होना है, ऐसे कह सकते हैं मोलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा मोलर कंडक्टेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम एग्जांपल ले लें, CO NH3 का होल 6 Cl3, CO NH3 का होल 5 Cl2, CO NH3 का होल 4 Cl2, Cl, CO NH3 का होल थ्राइस Cl3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज आएगा और 3 चार्ज इसका, तो टोटल 6 चार्ज आ जाएगा। 3Cl माइनस तो 6 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आएगा और 2 माइनस, तो ये 4 चार्ज हो गए। और यहाँ पे +1 -1, तो यहाँ पे 2 चार्ज हो गया, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो 0 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी चार्ज ज्यादा तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा, उससे कम उससे कम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ये सेकंड थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इस थ्योरी को 1930 में पॉलिंग ने पहली बार एक्सप्लेन किया था, और ये जो थ्योरी है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें वैकेंट मेटल आयन के पास sp_d वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, और वो sp_d जो ऑर्बिटल हैं उनकी कंपेरेबल, वैकेंट ऑर्बिटल है उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े हैं उस बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। दीज वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप विद द लिगेंड फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास ये मेटल आयन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास लॉन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लिगेंड है वो दो तरीके के होंगे, या तो वीक लिगेंड होंगे या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा ले कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं,
अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऐसा ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनाता है तो या तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी या sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगी, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो या तो sp3 होगी या sd3 होगी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो हो सकते हैं या तो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं या डायामैग्नेटिक हो सकते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसमें वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर डायामैग्नेटिक है तो पेयर्ड सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो जनरली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसका फॉर्मूला होता है n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ये ध्यान रखना है। अब हर किसी का निकालने नहीं है। अगर मान लो किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगी तभी उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अगर वो पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक है, तो उसका जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, 2 है तो 2.89 बोर मैग्नेट्रॉन, 3 है तो 3.89 बोर मैग्नेट्रॉन, इसी आसपास आएगा। ये ध्यान रखना, मतलब याद रखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए। 4 है तो 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन, 5 है तो 5.90 बोर मैग्नेट्रॉन। बेसिक एग्जांपल तो COF6 3- ये वीक फ्री लिगेंड है, और यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। नॉर्मल हमारे पास कोबाल्ट जो होता है वो 3d7 4s2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो कोबाल्ट +3 में होगा 3d6। यहाँ पे जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्री मेटल आयन है, इसमें देखेंगे 3d 4s 4p और 4d। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 6 है। अब देखिए यहाँ पे अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप नहीं होगा, आगे नहीं आएगा। तो अब क्या होगा कि अंदर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। CO तो यहाँ पे क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे वैकेंट, तो यहाँ पे sp3d2, और ये आउटर ऑर्बिटल d के इन्वॉल्व हुए हैं तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। एक्चुअली क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पहले से ही दिया होता है हमें, और उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवाएगा या नहीं कराएगा। एग्जांपल है CO CN का होल 6 3-, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 0, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 0। यहाँ पे देखें कोबाल्ट 3d7 4s2, कोबाल्ट 3d6, कोबाल्ट 3 फ्री मेटल आयन। तो पहले फ्री मेटल आयन में कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जब ये कॉम्प्लेक्स है अंदर इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप कर लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो कुछ ऐसा बना रहेगा।
यहाँ पे जो इनर ऑर्बिटल खाली हो गए हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये D2sp3 और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये डायमैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। अब हम न्यू एग्जांपल लेते हैं CrCn का होल 6 4 जो यहाँ पे Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और म्यू जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो 2.87 बोर मैग्नेटॉन आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। Cr जो होता है 3d5 4s1, और यही Cr2+ की फॉर्म में है तो 3d4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं Cr2+, सॉरी ये 3d ऑर्बिटल हो गए, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। अब जब 4 में आएंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा और ये पेयर अप होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग तो हुई, पर ये जो पेयरिंग हुई वो एक ही इलेक्ट्रॉन की हुई, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, पर ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, तो यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो ये D2sp3 हाइब्रिडेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2.87 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं COCN का होल 6 4 CONO2 का होल 6 4 ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स एक ही टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें जो CN और NO2 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73 बोर मैग्नेटॉन, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें CO3d7 4s2 और CO2+ 3d7, यहाँ 2+ में है तो फ्री CO2+, इसके ऑर्बिटल जब बनाएंगे ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, तो 3 4 5 6 7 4d। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है आगे के ऑर्बिटल में, आगे के ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, तो 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए। ये D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट हो जाता है, और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 5 NO2-। यहाँ पे NO जो है नाइट्रोसोनियम लिगेंड है, NO+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको x लेट कर लिया, ये -5 5 इंटू में -1 +1 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेटल आयन Fe है 3d6 4s2, Fe2+ जो है वो 3d6 बनाएगा। तो यहाँ पे जब इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेनेशन देंगे तो यहाँ पे इसके 3d ऑर्बिटल 4s 4p, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 6। अब ये
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, या आप लोगों को बताया था मैंने, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये D2sp3 हाइब्रिडेशन बनाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आएगा, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स है FeHO का होल 5 NO2+। यहाँ पे भी NO जो है वो NO+ की फॉर्म में है, नाइट्रोसोडियम लिगेंड। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X+5 इंटू में 0, H2 पे न्यूट्रल चार्ज होता है, +1 इक्वल टू +2, तो X इक्वल टू +1 आ जाएगा। मतलब Fe इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो 3.8789 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 4s2, और अगर Fe प्लस में है तो 3d6 4s1 हो जाएगी। तो यहाँ पे Fe मेटल आयन की देखते हैं, Fe प्लस फ्री मेटल आयन, 3d 4s 4p 4d। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ये d ऑर्बिटल हो गए। तो जब इस कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे FeH2 का होल 5 NO2+, तो यहाँ पे क्या होगा, जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे थी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। और ये 4d, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्बिटल हैबिट करेंगे sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1 2 3, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.89 बोर मैग्नेट्रॉन के आसपास आएगा। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जितने भी पढ़े हैं उस बेसिस पे देखें, तो हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन के मेटल आयन जो हैं, D2 के हैं, D3 के हैं, ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। D8 के हैं, D9 के हैं, D10 के हैं, ये हमेशा याद रखना है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं आप लोगों को, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पर जब हम बात करते हैं D4, D5, D6, D7 की, तो ये इनर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और आउटर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। इनर ऑर्बिटल भी और आउटर ऑर्बिटल भी। इनर ऑर्बिटल कब होंगे, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़े होंगे। आउटर ऑर्बिटल कब होंगे, जब वीक फील्ड लिगेंड के साथ जुड़े। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रक्चर वीबीटी के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास NiCN का होल 4 2- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अब Ni जो होता है 3d8 4s2, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Ni2+ की 3d8 होगी, Ni2+ पूरी मेटल आयन, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल 5 6 7 8, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप कर लेगा, तो क्या बनेगा, तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा एक,
ये 4s, ये 4p, 4s 4p 3d, तो ये हाइब्रिडाइज करेंगे DSP2, DSP2 स्क्वायर प्लेनर, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, और ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है NiHDMg। आप लोगों को पता होगा ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, HHDMg। यहाँ पे जब मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया था आप लोगों को पहले लिगेंड जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे बनाया था, एक OH होता है, एक O- होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसको HDMg की फॉर्म में लिखते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 माइनस मतलब 2 प्लस चार्ज, तो Ni3d8 4s2 और Ni2 प्लस 3d8, Ni2 प्लस फ्री मेटल आयन 3d 4s 4p। तो यहाँ पे देखेंगे 8 NiHDMg। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 3d 4s 4p ये हाइब्रिडाइज करेंगे मोमेंट 0 डायामैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर। sp2 हाइब्रिडेशन होगी तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना। अब मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, तो एक डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में ही CuNS3 का होल 4 2 प्लस, CuEn का होल ट्वाइस 2 प्लस, CuPy का होल 4 2 प्लस, CuCn का होल 4 2 माइनस। इन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा ही बनेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें अगर देखा जाए तो कॉपर जो है 2 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो Cu की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1 प्लस 3d9 होगा, तो Cu 2 प्लस, फ्री में देखेंगे, फ्री मेटल आयन में 3d 4s 4p। तो यहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस बेसिस पे देखा जाए तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, पर एक्सरे एंड ESR स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मेथड से हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकती। फिर यहां पे जब हम देखेंगे यहां जो एक इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा दिया जाए, हाइब्रिडेशन DsP2 और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। पर जब देखा जाए यहाँ पे CuNS3 का होल 4 2 प्लस, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आता है तो CuNS3 का होल 4 2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकलेगा तो ये बनाएगा CuNS3 का होल 4 3 प्लस। और एक्सपेरिमेंट से ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो ये इस फॉर्म में नहीं जाएगा, तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत है। ने इसको हागिन ने बताया था इसका स्ट्रक्चर, उन्होंने बोला थ्री डी 4s 4p 4d, तो उन्होंने बोला 2s
दो p और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके sp2d हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और sp2d हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 के आसपास। हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टीडी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें NiCl4 2- की, तो NiCl4 2- में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2, और Ni की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए 3d8 4s2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Ni2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 3d8 हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर एक्सप्लेन करें तो Ni2+ फ्री फॉर्म में जब होगा तो 3d और 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4p ऑर्बिटल्स। जब NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स में इस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इसी के अंदर होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेंगे और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल वैकेंट है तो ये ऑर्बिटल 4s का एक और 4p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखा जाए इसके अंदर तो 2 हैं, और 2 हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट μ = 2.89 बोरोमैग्नेटिक करेगा। NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, CO जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड। CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की देखेंगे तो 0 आएगी। Ni की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, तो Ni फ्री फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन तो 3d ऑर्बिटल में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आ जाएंगे और 4p। यहाँ पे अगर देखें CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी करता है, इसका मतलब जो s के इलेक्ट्रॉन है वो पेयरअप कर लेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। अब हमारे पास 4s के वैकेंट ऑर्बिटल हैं और 4p के वैकेंट ऑर्बिटल हैं। s का एक और p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। इसमें खास बात यह है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बाद भी इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 0 हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो MnO4- में जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 आएगी। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होती है, और Mn7+ में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3d0। तो MnO4- जब इसके ऑर्बिटल लिखेंगे 4s 3d 4p, और यहाँ पे 4s का एक और 3d के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे तो sd3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अगर स्ट्रक्चर CrO4 2- की बात करें तो इसमें भी sd3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। Cr2O7 2- की बात करें तो इसमें भी sd3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये स्ट्रक्चर आप बना के देखना, सिमिलर इसी तरीके से बनेगा। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंट बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ VBT means could not explain by VBT. Nature of ligand, which type of the ligand which is strong, which is weak, it is not explained by the VBT. Color and electronic spectra, pairing of electron in the presence of strong field, effect of temperature on the magnetic moment. Magnetic moment में temperature का क्या effect होता है? Deviation of experimental magnetic moment from the calculated magnetic moment. It also not explained by the valence bond theory. Next, kinetics of the complexes and mechanism of reaction in the complexes. It also not explained by the VBT. Next, structure of CuNS3 का whole 4 2+. It also not explained by the valence bond theory. This is the valence bond theory. अब next lecture में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।